अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, दिस इज मी हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। आप लोग देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मैच था और दोनों टीम्स की अगर बात करें तो हमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। बड़ी दोनों बैलेंस टीम थी और फिर कभी हमें लग रहा था टिल्ट इस तरफ हो रहा है, कभी उस तरफ हो रहा है, कुछ ऐसे मोमेंट्स आए, लेकिन साउथ अफ्रीका ने जीत अपने नाम की 7 रन से। सो बहुत बहुत मुबारक हो। और इरफान साहब कोई कमेंट दे रहे थे कि वो आज ज्यादा खुश हैं साउथ अफ्रीका की इस विक्ट्री को लेके। ये पर्सनल रीजन है, क्या वजह है, इस पर भी आज हम शो में बात करेंगे। और जो हमें फाइनल में हराएगा तो ऑब्वियसली हमारे तो सिंपथी उसकी तरफ नहीं हो सकती ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही मैं सुनना चाह रही थी। नहीं, डिजर्व करते हैं साउथ अफ्रीका, बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। और जो बात की जाती है कि जब इक्वल साइड होती हैं, दोनों बैलेंस होती हैं, तो उसमें नर्व्स की गेम भी होती है और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने नर्व्स को इंटैक्ट रखा, प्रेशर को अच्छा गेज किया और मेरा ख्याल है डिजर्विंग विक्ट्री थी। गुड जॉब, ग्रेट जॉब, बिल्कुल। और हमें रमीज सर ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रमीज सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम लोग तो हैरान हैं, इतना जबरदस्त किस्म का व्यू, ऊपर से आपका अटायर इतना इंटरेस्टिंग, हैट, क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं बैकड्रॉप को आपका ये पूरा अटायर, ब्यूटीफुल। हाँ, ये मैंने कहा हम टूर्नामेंट से तो बाहर हो ही गए हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड से हम अपना थोड़ा। तो रमीज भाई, आपने सोचा मैं रूम से बाहर आ जाता हूँ। आई रियली लाइक द व्यू। ये जगह बहुत अच्छी है। ये बारबाडोस जो है, ये यहाँ पे टर्कोइज वाटर होता है और एक फैमिली हॉलिडे भी है, एक क्रिकेट की हॉलिडे भी होती है जी। और एक तरह से जिंदगी जैसे ठहर जाती है ना, वैसे ये जगह है। लाख की आबादी है ब्रिज टाउन में, सो लोग भी ज्यादा नहीं है और पंगे भी ज्यादा नहीं है। ज्यादा सेरेनिटी है यहाँ पे और वो फीलिंग जो है ना, वो हमें देख के फील हो रहा है कि बहुत सुकून है। हाँ नहीं, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जी जी, ये बहुत ही अच्छी रिजॉर्ट है। हमें असल में ये हमारी आदतें खराब कर देते हैं, ये जो किसी जगह पे गिरा देते हैं जहाँ पे $1000 पर नाइट आपके रेट कमरे के यहाँ पे मिलते ही नहीं है जी। ओके, अच्छा रमीज सर, पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। स्टूडियोज में इस वक्त हमारे साथ अजहर अली साहब मौजूद हैं, इजहार बाजवा साहब मौजूद हैं। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कैसी खबरें आ रही हैं, एलिगेशंस लग रही हैं और अब फिर बाबर आजम ने भी फाइनली एक्शन लेने का सोच लिया और बहुत अच्छी बात है। एक जर्नलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो खबर देखने वालों तक पहुंचाए। इस तरह किसी पर भी एलिगेशन लगा देना बगैर किसी फैक्ट के, बगैर किसी प्रूफ के, तो बाबर आजम ने भी है तो वो दें, ये पहले दें फिर बात करें। तो रमीज सर, ये जो बाबर आजम पे एक जर्नलिस्ट ने एलिगेशंस लगाई, अब उन्होंने फाइनली ये डिसीजन लिया है कि वो इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, आप क्या कहेंगे? क्या एलिगेशंस क्या है? सॉरी, मैं जरा यहाँ पे अलग दुनिया में हूँ। अच्छा चले, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। रमीज भाई, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट है मुबशर लुकमान साहब, उनकी तरफ से एलिगेशन आए हैं कि इनको गिफ्ट दिए गए हैं मैचेस हारने के ऊपर और उसकी वजह से ये पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। और उन्होंने कुछ सीनियर प्लेयर्स के भी नाम लिए हैं जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, कि वो भी एक सर्टन ग्रुप है, जो ज़का अशरफ साहब ने भी, तो उन्होंने भी ये बात की थी। तो खैर, अब बाबर आजम ने आज बोर्ड से बात की है कि हम बोर्ड और बाबर आजम मिलके इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ऑब्वियसली और पूरी दुनिया में ऑलरेडी हमारा मॉरली काफ़ी गिरे हुए हैं, ऑब्वियसली टीम हारी हुई है। तो आप एज ए चेयरमैन भी, एक्स चेयरमैन भी, क्या सोचते हैं, बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बाबर को एज ए कैप्टन हो, क्योंकि कैप्टन सबसे बड़ा रोल रखता है, फादर फिगर का रोल होता है, तो क्या करना चाहिए बाबर आजम को या बोर्ड को इसमें? देखिए, बैक करना चाहिए बाबर आजम को और इसकी छानबीन होनी चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे यहाँ जो है ना, वो मादर पितर आजाद किस्म की रिपोर्टिंग बहुत देर से चल रही है और जिसके पास माइक है वो समझता है कि उससे बड़ा कोई मतलब मेरा ब्रेकिंग न्यूज आर्टिस्ट पैदा नहीं हुआ। सो ये भूल जाते हैं हम लोग कई दफा, बहुत दफा बल्कि, कि जो क्रिकेट है ना, ये हमारा एक बॉन्ड है, हमारी ग्लू है, ये पूरी कंट्री को इकट्ठा रखती है। तो जो भी आप एलिगेशंस लगाते हैं ना, उस पे बहुत आपको फूक फूक के कदम रखना है। ये इस तरह से नहीं हो सकता कि आप, ये किसी और मुल्क में नहीं होता सिवाय पाकिस्तान के, कि इस तरह की आप वार पे वार करना शुरू कर दें। और अब तो खैर सोशल मीडिया की जो डोन्ट्स है वो भी शायद डिफाइन हो गए हैं या हो रहे हैं, लॉ हो रहे हैं। जी। तो बाबर आजम को पूरा हक है कि पूरी तरह से इसका दिफा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रमीज सर। अजहर अली साहब, आप क्या कहेंगे? ये नहीं, बिल्कुल, आई थिंक 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद भी काफ़ी इस तरह के इल्ज़ामात लगे, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। किसी प्लेयर जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, कोई भी ऐसा बंदा सामने नहीं आया जिसने किसी को केस किया हो उसके अगेंस्ट या सू किया हो उनको।
आई फील कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक तो जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यार प्रूफ दें, या अगर जो प्लेयर्स या जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जिनका भी नाम वो ले रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने नाम को एक तो क्लियर करवाएं और उस बंदे को जो है ना डेफेमेशन का केस करें उनके अगेंस्ट। क्योंकि इस तरह तो फिर अगर आप कुछ नहीं करेंगे जी, वो अगर हम सिर्फ ये कहते रहेंगे यार हम उनको क्यों इतनी वैल्यू दें, ये वैल्यू देनी पड़ेगी क्योंकि लोग इनको सुन के अपनी राय कायम करते हैं। आप जब बाहर जाते हैं तो आपको फिर कमेंट्स सुनने को मिलते हैं। वो कोई भी क्रिकेटर बाहर बैठा रेस्टोरेंट में बैठा होगा, वो कोई ना कोई आके बात कर देता है कि यार ये लोग बिक जाते हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ी वहाँ पर एक किस्म के आपके दिल पे एक किस्म के खंजर चल रहे होते हैं जब कोई इस तरह की बात करे। ठीक बात। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें, जब स्पॉट फिक्सिंग का केस हुआ था तब उसके बाद 2-3 साल हम जिस कंट्री में जाते थे हमने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, और वो एक्सप्लेन करने के काबिल भी नहीं है कि जितना हम मतलब कि बड़ा मुश्किल से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यार कि हमें क्या फीलिंग होती थी उस टाइम पे। हमें इवन के उस टाइम पे हमें जब कोई पानी पिलाने बाहर जा रहा होता था तो हमें रास्ते में पैसे पकड़ाते थे हमें। तो जब 2-3 बंदे भी करें खुदा ना खास्ता तो पूरी टीम के ऊपर उसकी जाती है, इफेक्ट जाता है। हाँ। तो इसी तरह ये है कि जब ये चीज़ें जो इल्ज़ामात लगते हैं ना, इस तरह लोगों की राय कायम होती है और बड़ी इररिस्पॉन्सिबल सी ये चीज़ है कि आप अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे आके या सोशल मीडिया पे आप आके जो मर्जी बोल दें। अगर आपके पास चीज़ें हैं तो आपके पास प्लेटफॉर्म है, उस पर जाएं, जाकर सबूत दें। अगर आपको पाकिस्तान से इतना प्यार है तो आप ज़रूर ये चीज़ें अगर डेफिनेटली अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक है, आप इतने सीनियर साफ़ी हैं, ऑथेंटिक होगी तो आपने ये किया ना। अगर इतना अगर वरना फिर आप बहुत इररिस्पॉन्सिबल हैं कि आप ये नहीं देख रहे कि यार सबूत है नहीं, आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। ठीक है, आपको व्यूज़ मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास चीज़ें हैं, आपके पास प्रूफ्स हैं, ऑथेंटिक प्रूफ्स हैं, गो टू द प्लेटफॉर्म्स, उधर आप जाके ये सबूत दें और जाके जिस प्लेयर ने भी किया, चाहे वो करंट प्लेयर है या एक्स प्लेयर है, उस पर उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन हो। लेकिन ये नहीं है कि बस ये बात हो जानी, उधर से प्लेयर्स भी छोड़ दें इसको, ये भी कोई बात ना करें और इन दी एंड 5-6 महीने बाद देखें जी वो बात इतनी बड़ी की थी, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उससे राय लोगों की कायम हो जाती है। और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ उन प्लेयर्स का के अपने लिए फ़र्ज़ नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उनका फ़र्ज़ है कि इनको अगर तो उन इस बात में सच्चाई है तो वो इसको प्रूव करें, अगर नहीं है तो फिर इनका प्लेयर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पे केस करें। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक प्लेटफॉर्म आपको दिया गया, चाहे वो आपका पर्सनल प्लेटफॉर्म है जैसे कि यूट्यूब है, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बगैर एविडेंस के, बगैर प्रूफ के ऐसी बात करना है, किसी पे एलिगेशन लगाना, दैट इज़ एथिकली एंड मॉरली इनकरेक्ट। और आई थिंक हमारे जितने भी ये सेलिब्रिटीज हैं, हमारे स्टार्स हैं, हमारे क्रिकेटर्स हैं, अगर कोई भी इस तरह का एलिगेशन लगता है तो उनको मैं जरूर एक चीज ऐड करता चलूं कि मेरे नाम अगर उन्होंने लिया होता ना तो मेरे वाले साहब ने मुझे घर एंटर नहीं होने देना था जब तक या तो वो उन्होंने पहले गेट पे मुझे पूछना था कि ये तुमने किया इस तरह की चीज। अगर मैं आगे ऑब्वियसली मैं अगर कहता कि नहीं तो उन्होंने ये कहना था जाओ पहले केस करके आओ इसके ऊपर। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है, ये कोई ऐसी आम चीज नहीं है कि कोई भी चीज ऐसे क्रेडिबिलिटी, आपकी कैरेक्टर, सारी चीजें फिर वो क्वेश्चन में आ जाती है। बिल्कुल, और मॉरल वैल्यूज है आपकी। और वन स्पोर्ट नेशन रह गया, मैं बार बार ये बात करता हूँ, खुदारा हम इस स्पोर्ट्स के साथ नहीं कर सकते। क्विज भी मेरा ख्याल आ गया, क्विज भी हमारे पास है। और क्विज आपको सवाल क्या मालूम है? 2000 जी आप करना चाहें प्लीज। 2009 का जी प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन था, ये आज का क्विज है और जीतने वाले का नाम हम एंड में अनाउंस करेंगे। मैं कब से सोच रही हूँ कि जीतने वाले का नाम भी, और अगर आप अपनी पिक्चर भी हमें भेजना चाहते हो, यहाँ पर अनाउंस करना चाहूंगी अपना नाम, अपने शहर का नाम, और उसके साथ अगर अपनी खूबसूरत सी तस्वीर भी आप हमें भेजेंगे तो हम अपनी स्क्रीन पर आपकी शक्ल भी दिखाएंगे, आपका नाम भी चलाएंगे और आपके शहर का नाम भी। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। 2009 के वर्ल्ड कप में हु इज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट, वो कौन था, वो खिलाड़ी कौन था, उसका आपको नाम बताना है और ऑब्वियसली फिर आपका नाम स्क्रीन पे चलाएंगे। स्क्रीन पर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, 4 ऑप्शंस में से आपने एक चूज करना है। आप गूगल भी कर सकते हैं, चले हम इसके लिए आपके लिए आसानी कर देते हैं। लेकिन ये लकी विनर जो भी होगा उसका नाम हमारी टीवी स्क्रीन पर आएगा, उसका हम शक्ल भी दिखाएंगे। सो प्लीज सेंड इन योर पिक्चर्स अगर आपकी कोई अच्छी पिक्चर्स। जी अजहर अली साहब, और अब बाजवा साहब से आई थिंक जान लेते हैं आज इंग्लैंड का जो है टॉस जीतकर बॉलिंग के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए फैसला ठीक था, लेकिन जिस तरह का, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, इस ग्राउंड में हमने देखा है जितने भी रिसेंट मैचेस हुए हैं अभी तक स्कोर हाई हुआ है। तो इस तरह के हाई स्कोरिंग ग्राउंड में इट इज़ जनरली डिफ़िकल्ट के क्या पहले बैटिंग करते हुए आप असेस नहीं कर पाते कि क्या टारगेट होना चाहिए।
इसलिए सेफ ही होता है कि आप चेस करो। और मेरे ख्याल में इंग्लैंड ने काफ़ी हद तक जिस तरह का स्टार्ट लिया था साउथ अफ्रीका ने, बड़ा ही ज़बरदस्त स्टार्ट लिया था। और क्विंटन डिकॉक की सक्सेसिवली बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स, यूएसए के खिलाफ बहुत अच्छा खेला, आज भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला। और एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा अपने इंस्टिंक्ट्स पे रिलाई करते हैं और बॉल जिस तरह की आती है उस पर खेलते हैं और ओवर एनालाइज नहीं करते। तो इनका क्लिक करना साउथ अफ्रीका के लिए बहुत अच्छा है। तो लेकिन जहाँ उन्होंने अच्छा खेला उसके जो टॉप ऑर्डर में उनको किसी ने उतना अच्छा सपोर्ट नहीं किया। लीजा हेंड्रिक्स की बहुत स्लो इनिंग्स थी, मार्करम भी नहीं चले। लेकिन लोअर डाउन दी ऑर्डर मैं समझता हूँ कि मिलर की बड़ी अच्छी इनिंग्स थी, क्योंकि इंग्लैंड ने काफ़ी हद तक इनको रोक लिया हुआ था साउथ अफ्रीका को। फिर ग्राउंड के बिहेवियर भी चेंज हो रहा था, पिच का बिहेवियर भी चेंज हो रहा था, थोड़ी बॉल स्लो हो रही थी। उस हिसाब से जो आखिरी ओवर्स में मिलर का कंट्रीब्यूशन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। इस वजह से एक रिस्पेक्टेबल टोटल इंग्लैंड ने को उन्होंने पुट अप किया साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका का ने डिफेंस में फील्डिंग का बड़ा अच्छा रोल था, बहुत ही बेहतरीन कैचेस लिए। और T20 में इस तरह के हाफ चांसेस लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेस्टो का बहुत अच्छा कैच था, सॉल्ट का बहुत अच्छा कैच था, बाद में इवन लिविंगस्टन का बहुत अच्छा कैच लिया गया और ब्रुक का बहुत अच्छा कैच लिया गया। तो जहाँ साउथ अफ्रीका की बॉलिंग हालांकि बीच में एक स्टेज आ गई थी कि वो गलत स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे थे, जहाँ पे ज़्यादा फुल बॉल करा रहे थे, जिससे इंग्लैंड को वापस गेम में आने का मौका मिला। लेकिन मैं समझता हूँ इन दी एंड जो साउथ अफ्रीका की फील्डिंग थी दैट हेल्प्ड देम गेट ओवर द लाइन। बिल्कुल, रमीज भाई से पूछते हैं। रमीज भाई, आप वेस्ट इंडीज में मौजूद है और बात की जा रही है ये थोड़ी सगिश पिचेस हैं, और अभी जितने भी सुपर 8 के मैचेस हुए हैं हमने देखा कि सेकंड इनिंग में जाके बॉल कहीं रुकना शुरू हो जाता है, स्लो आ रहा है, और टॉस जीत के पहले बैटिंग करने के फैसले को ज़्यादा बेहतर समझा जा रहा है। बट इंग्लैंड ने आज थोड़ा सा चेंज किया अपने डिसीजन को, उन्होंने चेस को प्रेफरेंस दी। आपके ख्याल में डिसीजन कैसा था और पिचेस के बिहेवियर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो डिसीजन होता है ना वो रिजल्ट ड्राइव करता है, तो रिजल्ट तो ठीक नहीं था इंग्लैंड के लिए, गेंद थोड़ा सा और स्लो डाउन हो गया था। बट हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की के चोकर्स हैं, आज इंग्लैंड चोक कर गया और अच्छी बड़ी पोजीशन बना ली थी उन्होंने। बार्टमैन ने इनको मैच जिता लिया था वो फुल टॉस कर करके। बट देखिए, जो फॉर्म प्लेयर्स होते हैं ना उनका बड़े मैच में चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका के सारे फॉर्म प्लेयर्स चले। मिलर ने बहुत अच्छी बैटिंग की, इसी तरह से क्विंटन डिकॉक, नोकिया देखिए सबसे ज्यादा विकेट टेकर बने हुए हैं साउथ अफ्रीका के लिए, और उनका आके और ब्रुक को आउट करना वो था क्लिंचर। ये पार्टनरशिप दोनों की बड़ी अच्छी थी लिविंगस्टन की। बट मौके के ऊपर जो है आज चोक साउथ अफ्रीका ने नहीं किया बल्कि इंग्लैंड ने किया। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 92 वर्ल्ड कप की तरह साउथ अफ्रीका भी जो मर के हम जीत रहे थे या बॉर्डर लाइन केस थे और फिर जाके सेमीफाइनल खेले और फिर फाइनल में जीत गए, मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका का ये ईयर ऑफ द T20 वर्ल्ड कप ना हो। बिल्कुल। अच्छा अजहर अली साहब, जब हम आदिल रशीद के स्पेल की बात करते हैं तो उन्होंने भी आज अच्छा स्पेल कराया, 5 की इकोनॉमी से उन्होंने 1 विकेट भी ली। उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहें? देखिए, वो ऐसा लग रहा है कि वो जैसे जैसे टाइम गुजरा वो यंग हो ही जा रहे हैं। हमने काफी अरसे से खेल रहे हैं वो, और फील्डिंग भी उनकी बजाय खराब होने के बेहतर होती जा रही है। कैचेस भी वो जिस तरह इस टूर्नामेंट में उन्होंने कैचेस लिए वो बहुत ज़बरदस्त है। और स्पेशली जो उनकी क्वालिटी है ना बॉलिंग की, वो पेस वेरी बहुत अच्छा करते हैं। और एज ए लेग स्पिनर वो फ्लाइट करने से नहीं घबराते। एक तो उनकी हाइट नॉर्मल, अगर आप देखें ना तो ज़्यादा हाइट नहीं है उनकी, तो उनको फ्लाइट करने में ईजी रहता है। और उसको लूप दे के वो लेंथ को दूर ही रखते हैं बैट्समैन से। वरना ज़्यादातर क्या होता है, हाइट होती है लेग स्पिनर की, तो आप जब लूप देने जाते हो या फ्लाइट थोड़ा बॉल स्लो करने जाते हो तो बैट्समैन के आर्क में गिरता है जाके बॉल। जैसे उसामा मीर है, ये जितने भी टॉल लेग स्पिनर है, फिर वो उनको तेज़ ही करना पड़ता है। तो आदिल रशीद को कंट्रोल बहुत है, 2 फ्लाइट करेंगे फिर 1 फ्लिपर कर देंगे, फिर गूगली बहुत अच्छा है। तो उनके पास काफ़ी वेरिएशंस है जिस पे वो रिलाई कर सकते हैं। और T20 में यही होता है, बैट्समैन को हमेशा धोखे में रखना। एक जगह पे 2 बॉल किए, दूसरी एक और डिलीवरी कर दी, उतनी देर में आपका ओवर खत्म हो जाता है। तो बहुत कम देखा है इवन के इनको एक आधे ओवर में मार भी पड़ जाए फिर भी बहुत अच्छा कमबैक कर जाते हैं। तो इंग्लैंड के लिए बड़े अरसे से वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं और ये तो कंडीशन उनकी है। और अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, जब 90-95% मैचेस में इनकी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही है। इकोनॉमी भी बहुत अच्छा है, विकेट्स भी ले रहे हैं। और सिर्फ एक मैच में शायद अगेंस्ट स्कॉटलैंड, जो कि बहुत ही रेन अफेक्टेड मैच है, उसी में उनको रन हुए। लेकिन आई थिंक किसी भी टीम के पास आदिल रशीद जैसा लेग स्पिनर हो, जो कि जैसे राशिद खान अफगानिस्तान के पास है, जो ड्यूरिंग मिडिल ओवर्स में गेम को चेंज कर सकता हो, फ्लो गेम का चेंज कर सकता हो। तो वो जिस तरह हमने बात की तबरेज़ शमशी को शायद ना खिलाया जाए, प्री मैच हम बात कर रहे तो यही हुआ, और इस पर मिराज पे उन्होंने रिलाई किया और उसने एक दफ़ा फिर प्रूव करके दिया, 2 विकेट्स भी ली और 25 रन दिए क्रूशल मोमेंट पे आके। बिल्कुल, एज ए फिंगर स्पिनर ऐसे लगता है कि अब फिंगर स्पिनर की T20 में इतनी जगह नहीं है, लेकिन
अगेन वो टेस्ट के बहुत रेगुलर मेंबर हैं, अपनी लाइन एंड लेंथ पे कंट्रोल बहुत है, अगेन उनके पास भी वेरिएशन है, वो बॉल की पेस को वेरी करते हैं। आज उन्होंने देखा कि आसान नहीं है पिच, बॉल स्लो बॉल कर रहे थे और दूर रख के बाउंस भी मिल रहा था उनको, तो बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसको यूटिलाइज किया, बल्कि 4-4 बॉल वो स्लो कर रहे थे। जी रमीज भाई भी शायद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी रमीज भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए 2-3 चीजें, एक तो मोइन अली की मेरे ख्याल में बस हो गई है इंग्लैंड को, क्योंकि देखिए उनको खिलाया था महराज को अटैक करने के लिए, केशव महराज को, क्योंकि स्पिन पे वो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। सो वो बहुत ही नरमी इनिंग्स थी उनकी, क्योंकि पेसर पे बाउंसर पे वो फंस रहे हैं। पिछले मैच में भी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बाउंसर पे आउट हुए, आज भी आउट हो गए। सो मेरे ख्याल से जो उनके लेफ्ट हैंडर है ना डकेट, उनको खिलाना चाहिए, वो बड़ा अच्छी बैटिंग करते हैं, मिडिल ऑर्डर में आपके मैच विनर साबित हो सकते हैं वो बेन डकेट जो है। इसी तरह से जो साउथ अफ्रीका है ना, अब अपनी सिलेक्शन के व्यू से बहुत अच्छी सिलेक्शन करते हैं। ये पहले इनका वन डायमेंशनल फ्रेम ऑफ माइंड होता था कि पेस के थ्रू जो है हम बुलडोज कर देंगे ऑपोजिशंस को, और स्पिनर भी अच्छा नहीं खेल सकते थे ये। बट अब क्लासन के आने से या मार्करम जिस तरह से बैटिंग करते हैं, तो स्पिन के खिलाफ खौफ इनका उतर गया, और फिर स्पिनर्स को कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, और 2-2 स्पिनर्स अब खिलाते हैं। कहाँ आपने सुना था कि साउथ अफ्रीकन 2 स्पिनर्स कभी खिला सकेंगे? और महराज ने कंडीशन देखिए, यहाँ पे ब्रीजी कंडीशंस हैं, यहाँ पे अगर आप टारगेट पे लेंथ पे फ्लाइट करते हैं ना, तो कभी गेंद पहुंचता है, कभी गेंद रुक जाता है, कभी अंदर आता है। वेरिएशंस जो है नेचुरल आपको पिच में मिलेंगी, क्योंकि ये परफेक्ट पिचेस नहीं है वहां वेस्ट इंडीज में। सो ये एक कंप्लीट तरह से सिलेक्शन के थ्रू भी मात दी है इंग्लैंड को, और इंग्लैंड ने अपने साथ जस्टिस नहीं किया, इसलिए कि जो उन्होंने खाम में 1-2 प्लेयर्स को खिला रहे हैं। जोफ्रा आर्चर बहुत एक्सपेंसिव थे, आई थिंक उनके बारे में भी सोचना है, क्योंकि यहाँ पेस ऑफ द बॉल जो है ना वो काम करती है अगर आप पेसर हैं तो। बिल्कुल। मार्क वुड भी, आई फील कि मार्क वुड भी इस टूर्नामेंट में एक्सपेंसिव जा रहे हैं। दोनों तेज जो बॉलर हैं, देखा नहीं गया कि ज्यादा आर्चर और मार्क वुड इकट्ठे खेलें, लेकिन इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, और दोनों को यह है कि विकेट्स तो बीच में ले लेते हैं, लेकिन उसके अलावा इनका इकोनॉमी रेट बहुत हाई साइड। अच्छा, ये एशियन टीमों को बॉदर करेंगे, ये जिस तरह हमें इन्होंने किया था, ये मेरा ख्याल है जो दूसरी साइड्स हैं ये इनके काबू में नहीं आने लगी, और ये इनको अटैक ही करेंगे। इज़हार भाई, स्पिनर की एक चीज़ जिस तरह रमीज भाई ने और अजहर भाई ने कहा, अगर मैंने जो पर्सनली देखा है अगेंस्ट द विंड बॉल करते हैं तो बहुत इफेक्टिव है, और आदिल रशीद को भी देखा, महराज को भी देखा कि दोनों से अगेंस्ट द विंड बॉलिंग करवाई गई, और जब हिट मारने जाते हैं, स्वीप मारने जाते हैं, तो बॉल खड़ी हो जाती है, और यही बेनिफिट आया। देखिए जो मोइन अली का है, अगेंस्ट डेफिनेटली अगेंस्ट द विंड हिट करना, जिस तरह की कंडीशंस है कैरेबियन में, हमने देखा है ख़ास तौर पे सेंट लूसिया में या बारबाडोस में विंड बड़ा मैटर करती है। तो विंड का डायरेक्शन का बड़ा रोल होता है कि किस तरफ हिटिंग करनी है। इवन जो यूएसए के खिलाफ मैच था उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंस था साउथ अफ्रीका का, वो उस साइड को पिक करते थे कि जब विंड की तरफ शॉर्ट साइडर होती थी तो बहुत आसान हो जाता था उसको हिट करना, और उसको डिफेंड करना भी बॉलर्स के लिए उतना मुश्किल हो जाता था, और अगेंस्ट डेफिनेटली स्पिनर्स को बेनिफिट करता है। आई थिंक मोइन अली की इंक्लूजन शायद इस वजह से वो इंग्लैंड का रैशनल है, क्योंकि आदिल रशीद तो उनके पास स्पिनर है ही है, उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एज अ बैट्समैन तो वो नहीं कंट्रीब्यूट करे, लेकिन उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक और स्पिनर का रोल वो प्ले कर रहे हैं मोइन अली। उनके आज भी फिगर्स अच्छे थे, उन्होंने 3 ओवरों में 20-25 रन दिए और विकेट्स भी ली, तो ये इस हवाले से मोइन अली का कंट्रीब्यूशन जा रहा है। आज जो साउथ अफ्रीका के लिए जो डिफिकल्ट चॉइस थी कि शम्सी को खिलाएं या बार्टमैन को खिलाएं, क्योंकि ये इस तरह की ग्राउंड है वेयर यू टेम्प्टेड टू प्ले एक्स्ट्रा स्पिनर, लेकिन उन्होंने एंड पे बार्टमैन से को ऑप्ट किया, और शायद वो बार्टमैन की तरफ से हमने देखा कि इवन दोनों इनिंग्स में स्पिनर्स ने तो अच्छी बॉलिंग कराई। इंग्लैंड के स्पिनर्स जो है मोइन अली भी, राशिद अली भी ने भी कम रन्स खाए और विकेट्स ली। इसी तरह साउथ अफ्रीका के भी महाराज ने अच्छी बॉलिंग कराई, इवन मार्करम ने एक ओवर कराया, वो भी बड़ा इकोनॉमिकल रहे। तो बार्टमैन और शम्स तब्रेज़ी का आपस में इनका था कि किसको खिलाएं। बार्टमैन ने भी इतना अच्छा नहीं रिस्पॉन्स दिया मेरे ख्याल में, जिस तरह का ग्राउंड था शायद शम्सी को खिलाना चाहिए था। इस हवाले से साउथ अफ्रीका के एक मिस्टेक हुई, लेकिन देन अगेन जो उसको ओवरकम किया साउथ अफ्रीका की, वो उनकी फील्डिंग ने किया, फील्डिंग अच्छी थी, जो उसकी वजह से उनकी बॉलिंग ने एंड पे उनको सपोर्ट किया। नगीडी इनका बड़ा परमानेंट फीचर थे, वो मेरा ख्याल है उनको कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं। नगीडी इनका बड़े अरसे से 50 ओवर में तो 50 ओवर टेस्ट मैचेस में तो नगीडी बहुत, लेकिन आई फील के स्टिल इनके पास इनफ फायर पावर है विद बॉलिंग। और अगेन साउथ अफ्रीका भी कई मैचों में देखा गया कि फास्ट बॉलिंग उस डेथ बॉलिंग में जाके अक्सर वो स्कोर खा रही है। लेकिन आज जो है खान जो है ना एक गिफ्ट कर दिया था ऑलमोस्ट मैच उन्होंने, कि पिच को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे थे वो।
उसके बावजूद नोकिया और जिस तरह रबाडा ने इवन वो फुल टॉस पे विकेट हासिल हुई थी उनको, अगर वो भी छक्का चलाया था फिर बहुत मुश्किल था। तो लेकिन उसके बाद उन्होंने रीअसेस किया, आखिर में आके थोड़ा लेंस दोबारा से चेंज की और मैच बचा गए इन दी एंड। बट आई फील के कहीं ना कहीं इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग और साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलिंग एट टाइम्स जो है वो रन्स बहुत ज़्यादा दे जाती है। एट द मोमेंट आज के मैच में आई थिंक साउथ अफ्रीका जो है ना वो ऐसे मैच देते देते बच गया। ब्रेक से पहले है ना वो अनाउंसमेंट दोबारा कर दें कि 2007 के वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन सा था, वो 2009 हमारी टीम ने बताया, उसे दोबारा आपको करेक्ट कर देते हैं। 2007 के वर्ल्ड कप में गूगल पे पागल हो गए होंगे सर्च करके और कह रहे हमने उनको काम लगाया है, दोबारा से फिर वो चेक करें। तो हम आपको ये बताते चलें कि 2007 के हम वर्ल्ड कप की बात करें और अभी इसी नोट पे हम लेंगे एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। रमीज सर, अगर डीकॉक की बात करें तो आज उन्होंने 38 बॉल्स पे 65 रन्स बनाए और मैन ऑफ द मैच भी रहे। आप क्या समझते हैं कि वो राइट टाइम पे इस टूर्नामेंट में पीक कर रहे हैं? इसलिए कि उनका जो एंगल है ना बैट का वो शानदार है और मैं चाहता हूं कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो अंडर 19 के बच्चे हैं, जो T20 खेलना चाहते हैं, वो उनको देखें कि कितनी अच्छी तरह से हर एंगल पे ये हिट मारते हैं और कंप्लीट फिनिश है और फिर फेयरलेस है, लेग जल्दी पिक करते हैं और अपने आप को बैक करते हैं और एंजॉय करते हैं। सो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि देखने के लायक हैं और उनका फॉर्म में होना, किसी भी ओपनर का फॉर्म में होना T20 में वो सोने पे सुहागा होता है। अच्छा रमीज भाई, अगर थोड़ी सी पाकिस्तान टीम की बात करें तो 3-4 जैसे खबरें इधर सर्कुलेट कर रही हैं जहाँ पे ये बात की, उधर टीम सिलेक्शन के हवाले से बात आ रही है, रिजवान और शहीन एक दो प्लेयर को रेस्ट देने के हवाले से बात हो रही है, दूसरा इन सब के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को भी रिवाइज करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी इनको ज़रा नीचे वाली कैटेगरी दी जाए जो लड़के टीम में थे। और कुछ लड़कों पे बात हो रही है, ख़ास तौर पे अब्दुल्ला शफीक के हवाले से मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। जब ये इसने डेब्यू किया था तब आपने कहा था कि बड़ा टैलेंटेड लड़का और पूरा पाकिस्तान जानता है कि बाबर के बाद सबसे टेक्निकली साउंड बैट्समैन है। आपके ख्याल में ये लड़का तीनों फॉर्मेट में जगह बनाता है अपनी? इनको इन स्विंग में मसला है, इनका पाँव पहले जाता है फिर बैट आता है, तो ये सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट में नहीं खेलते हैं फॉरवर्ड और इनके मसले चल रहे हैं, ये टेक्निकल इशू है और ये एक्सपोज होंगे अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप। तो इनको इसके ऊपर बहुत काम करना है, पोटेंशियल तो है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जो आपने करना है इस टीम के साथ, वो नी जर्क ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में समझने की जरूरत है कि हुआ क्या है और पहले क्रिकेटिंग फॉल्ट ढूंढे ना। फॉल्ट लाइन क्रिकेट में है, फिर उसके बाद आपकी डग आउट इन्वायरमेंट में है, फिर उसके बाद आप आगे चल करते हैं। सो ये नी जर्क ऑपरेशन जो है ना, ये ज्यादातर कामयाब नहीं होता है क्योंकि आपने आना इन्हीं प्लेयर्स के पास है, क्योंकि ये यंग प्लेयर्स हैं और फिर आप ऐसे नहीं आप डिसऑन करते हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा। बिल्कुल। अजहर अली साहब, जब हम वेस्ट इंडीज की पिचेस की बात करते हैं तो यहाँ फास्ट बॉलर्स को बहुत रन्स कंसीड हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि बॉलर्स को क्या लेंथ रखनी चाहिए? मेरा ज़्यादा ख्याल है अनलेस कि बहुत ही अच्छा विकेट आ जाए, तो अगर बॉलर्स राइट टाइम पे कंडीशंस को देख लें और ऑब्जर्व कर लें तो आई थिंक बड़ा अच्छा है यहाँ पर अगर आप कटर्स का इस्तेमाल करें। आज क्या गलती की साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने भी, यॉर्कर्स करने चले गए वहाँ उस पिच पर जहाँ शॉट मेकिंग आसान नहीं थी। जब उन्होंने कटर्स किए उस पर बाउंड्री नहीं लगी। आपने देखा पहले जब उन्होंने बॉल किए साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने, या बीच में जब इंग्लैंड के बॉलर भी कर रहे थे, लेंथ बॉल पे हिट लगाना मुश्किल थी। इवन शॉर्ट ऑफ लेंथ भी इनटू द ब्रीज हिट मारना बहुत मुश्किल था। आई थिंक एट टाइम्स बॉलर्स जो डेथ बॉलिंग है बहुत जल्दी से शुरू कर देते हैं, अनलेस के आई फील कि इन पिचों पर जब तक आपको हिट ना लग जाए आपके लेंथ से या शॉर्टर लेंथ बॉल से, तब तक आप यॉर्कर्स पे ना भी जाएं तो यू विल बी फाइन। मे बी लास्ट 1-2 ओवर में जब आपको पता है कि सिर्फ जो है वो बैट्समैन बैट स्विंग कर रहा है तो उसमें आप जा सकते हैं, लेकिन जब तक आपके लिए लेंथ बॉल वर्क कर रही है तब तक आप अपनी लेंथ को ना चेंज करें, स्पेशली ऑन द साइड विच इज़ बिगर और अगेन वहाँ पर विंड अगेंस्ट चल रही है। तो आई थिंक थोड़ा सा अवेयरनेस का जितनी जल्दी अवेयरनेस अपनी यूज़ करेंगे, पिच को रीड करेंगे जितना जल्दी, उतना आई थिंक फास्ट बॉलर के लिए भी यहाँ पर इतना कुशन ज़रूर मौजूद है। ये वो वाली विकेट्स नहीं है इंडिया पाकिस्तान या कहीं इंग्लैंड की फ्लैट विकेट्स जहाँ पे लेंथ बॉल पे आपको मार पड़ना शुरू हो जाएगी।
यहाँ पर आपके पास इनफ सपोर्ट पिच से मिलेगा आपको, जिसमें आप बच भी सकते हैं और विकेट्स भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा ज़ाहिर भाई, अब थोड़ा सा पहले जो मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का भी, उस हवाले से भी अगर बात करें तो बांग्लादेश की कोई लो भाई क्या ही बात है, हनी परचून आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं कहता हूं कि मारो दुक्की, मारो चौका, मारो छक्का हेलो। कर देते, तुम्हारा क्या जाता अगर हमारी कौम को हक्का बक्का। ये 12 खिलाड़ियों ने जो किया है, बहरहाल ये होता रहता है। 11 होते हैं टीम में, 11 होते हैं, 12 नहीं। मुझे तो 12 ही पता है, शायर को शायद क्रिकेट का इतना नहीं पता, लेकिन शायरी का जरूर पता है। क्यों पता? बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं एक बात सोच रही हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारा हैट है रमीज भाई। पीछे व्यू भी देखे ना आप। पीछे व्यू बहुत आ रहा है। यकीन जाने जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं, मेरा दिल चाह रहा है समंदर में डूब के मर जाऊं मैं। भाई आपको शार्क खा जाएंगी, शार्क। आप अपने अल्फाजों से हमें डुबो दें। मैं सर आप हमें समंदर में डुबोने की बात कर रहे हैं। भाई देखिए, क्रिकेट की बात करते हो, जी। हमें क्रिकेट खेल नहीं सकते, हम क्रिकेट खेल नहीं सकते। मेरा पता है, गम अगली ये बात है करें। कि इनकी हार हम झेल नहीं सकते। और कितना, और अब अगर तुमने सिगरेट पी तो मैं साथ नहीं बैठूंगा, वाह। 2 थप्पड़ लगाऊंगा, थप्पड़ का मजा लीजिए, और पास नहीं बैठूंगा। नहीं, अगर आपको इतना मजा आ गया तो हम लगा देते हैं, आप फिर मजा लीजिए। नहीं नहीं, ये तो आपके दिल की ख्वाहिश है। यार एक बड़ी अच्छी गजल आ रही है आने दें, आने दे। अता तुम करें। थॉमस मिलर को पढ़ती हो, जी। कितनी जाहिल लड़की हो, बड़ी कोजी लगती हो, बात नहीं सुनती हो, क्यों? क्यों? गालियां भी तो सुनती हो। ये कौन सी क्या शायरी रिश्ता है, एक मिनट, क्या रिश्ता, चलते शेर में नहीं आए, क्या रिश्ता है शामों से, चौकीदार की लड़की हो, लोग नहीं डरते तुमसे, ओए तुम आईना देख के डरती हो। ओहो। और किसने करी जीन्स ममनू, पहनो मेरे जैसी लगती हो। ओहो। रमीज भाई यकीन जाने नहीं आपका आया वैसे समझ? ना समुंदर वाला लेवल नहीं, आप इधर ही नहर में डूब जाए जो। भाई बहुत अच्छी माशाल्लाह। Oh God! वैसे अगर वो आपकी जैसी लगती है तो वो सही शीशा देख के डरती है। रमीज भाई कुछ कह रहे हैं। ये महंगी खुदकुशी होगी, मगर मैं टिकट दूंगा यहाँ आके वाकई डूब जाए। यानी कि आपने मुशायरा बर्बाद ही कर दिया ये कह के। नहीं, आप ऑफर कबूल करें। मेरी बात सुनो, ये- ब्रश क्यों नहीं करते बालों में? कि कैसे बाल हैं आपके? मैं ना सिर्फ बाल, मेरे पास तो टीथ ब्रश करने के पैसे नहीं, क्योंकि आपको पता है शायर जो है वो बहुत ही खस्ता हाल होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं सस्ता भी और luxury- सस्ता भी। सस्ता हाल। हाँ। बहुत अच्छे। कहाँ बैठ रहे हो आजकल आप? आपके साथ ही। वाह वाह वाह। मैं यकीन जाने रमीज साहब, मैं अगर शायर ना होता, वाह। मैं बहुत ही चिप्स से हल्का और टिश्यू से हल्का मिसरा कह रहा हूँ, गौर ना कीजिएगा, कि मैं अगर शायर ना होता तो क्रिकेटर भी ना होता हाँ। है, और इंसान भी ना क्या होता। हुआ? कोई दाद नहीं आ रही। रमीज भाई समझ नहीं आई ना बात आप की। मेरा डिसाइड कर ले, हम ब्रेक लेते हैं आपके जी। बालों की बात हो रही थी, हम शायद बाल बच जाते अगर आप कुछ भी ना होते। उसे देखने के लिए 2 आंखें ही काफी नहीं मेरे दोस्त। हाँ। उसे देखने के लिए बस देख लेते हैं। 2 आंखें नहीं काफी मेरे ए दोस्त। जल्दी। मेरी दुआ है कि मैं स्पाइडरमैन की तरह 12 आंखें लेके पैदा हो चलिए जी, इसी बात पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। Stay with us. And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja T20 World Cup Special. रमीज भाई की तरफ बढ़ते हैं। रमीज भाई, एक और मैच खेला गया बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया की बात करें रमीज भाई, नॉकआउट स्टेजेस में आके जिस तरह का वो एक मेंटल स्ट्रेंथ दिखाते हैं अपनी, और जिस तरह कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म करते हैं, दुनिया में कोई टीम ऐसा परफॉर्म नहीं करती। और इस तरह सेम उसी तरह जिस तरह ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्म किया, इसी तरह पीक कर रहे हैं और ऐसी साइड नज़र आ रही है कि अनबीटेबल है। दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश की बात करें तो इट हैज़ बिन मोर देन 24-25 ईयर्स
वो कुछ सीख नहीं पा रहे, एक सर्टन लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। शांटो की अच्छी बात है, वो ज़रा अच्छा खेल रहा है। हारुडाई की बात करें, लास्ट BPL में आपने मुझे बताया था ये लड़का राइजिंग स्टार है, वो अच्छा परफॉर्म नज़र आ रहा है करता हुआ, बट कोई कंसिस्टेंट बेसिस पे उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं है। तो ओवरऑल क्या देखते हैं इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का फ्यूचर, और जो ऑस्ट्रेलिया है एज ए चैंपियन आपको नज़र आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आवाज कट के आ रही है जी। देखिए, बांग्लादेश की प्रॉब्लम शॉर्ट बॉल है। अच्छी बात यह है कि नजमुल हुसैन शांतु ने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू डग आउट को एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया था, क्योंकि बुरी इनिंग्स नहीं खेले थे वो। रिदॉय को इनको नंबर 3 पे खिलाना है, क्योंकि वो सबसे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 40 किया उन्होंने 25-26 बॉलों के ऊपर। बट जो मेन मसला है वो शाकिब उल हसन की बैटिंग अगेंस्ट शॉर्ट बॉल। उनको बड़ी टीम शॉर्ट बॉल करेंगी। इसी तरह से महमूद जो थे वो भी शॉर्ट बॉल पे आउट हो गए, इनसाइड एज लगी। तो ये जो रिशाद है उनके, वो अच्छी फाइंड है, वो लेग स्पिनर है, मिस्ट्री बॉलर है, हिटिंग भी कर लेते हैं। सो एक आधी तरफ तो ठीक बढ़ रहे हैं, कप्तान भी इनके ठीक है, बट ओवरऑल इनकी बैटिंग ना पुख्ता है अगेंस्ट क्विक बॉलिंग, अगेंस्ट शॉर्ट पिच बॉलिंग। और ऑस्ट्रेलिया की आपने बात की, देखिए ये फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन बन गया हुआ है, क्योंकि दुनिया का सबसे एक्सप्लोसिव ओपनिंग पेयर है इनके पास। फिर मैक्सवेल है, जब वो चलते हैं तो एक टांग पे खड़े होकर 100 कर देते हैं। कमिंस, बाबर आजम कहते हैं कि सबसे डिफिकल्ट बॉलर हैं उनके हिसाब से इस वक्त दुनिया में, क्योंकि वो रिलेंटलेसली आके अटैक करते हैं। और देखें, पहले एक आधे 2 ओवर्स में मार पड़ी और फिर हैट्रिक ले गए, और इंस्पायर्ड लीडरशिप है। सारों के रोल्स डिफाइंड है। जैम्पा के आने से बड़ा फर्क पड़ा है। इनको स्वीप नहीं करनी चाहिए थी जैम्पा को, वो तेज बॉल करते हैं गुड लेंथ के ऊपर। सो जो लिटन दास थे, उन्होंने वो गलत शॉट खेली, क्योंकि उनके पास क्लास है। सो टॉप 3-4 अगर ये सॉर्ट आउट कर लें बांग्लादेश, तो ये बुरी टीम नहीं है। यहाँ पे पहुंचे किसी वजह से सुपर 8 में आए हैं, बट वही बात है, एक तरह से फिर ठिठर से जाते हैं। एक मुकाम पे पहुंच के ना ये इनिंग्स टेक ऑफ ही नहीं की, हालांकि स्टार्ट अच्छा मिला था, बट फिर वो मिडिल फेज और एंड फेज जो है वो बांग्लादेश वहाँ पे मैच इनके हाथ अरे से भाई निकल गया। सांस लीजिए, सांस लीजिए। क्या हो गया है रमेश? अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया? नाइस हेड बाय द वे। आप हैं कौन? मैं रमेश, मैं शेरी रहमान हूँ, और मैं थोड़ा सा टर्न चेंज करूंगी ताकि आपको जाए। क्या क्या है? हमें तो यहाँ पे बैठ के नहीं समझ आ रही, उनको बगैर देखे कैसे आ रही है? रमेश, इस हैट में से कोई कबूतर निकाल के दिखाइए प्लीज। आप जो है वो पहले शेरी रहमान साहबा, पहले शेर को दुरुस्त करें। ओह माय गॉड, कैसी हो हिना? आई एम गुड। आज मैं थोड़ा सा टोन चेंज करूंगी, क्योंकि मैंने देखा है इधर जो है वो मेरे समझ तो है किसी को। सुने थोड़े बोलने भी, सिर्फ मुंह ना लाई जाए। समझ नहीं, नहीं। मैं बोल रही हूँ। जी जी। ये तो अब आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप क्या समझते हैं। समझ नहीं है तो क्या समझे? चलिए कुछ हाँ पहले करें, बोलते हाथ कर ले, बोलते हाथ कर ले। रमेश देखिए, अगर समझ आ रही है रमेश। उनको ऐसे लग रहा है आवाज कट कट के आ रही है। नहीं रमेश, बफरिंग नहीं हो रही, मैं बोल रही हूँ। ओह हिना, क्या हाल है? गर्मी से तो बहुत बुरा हाल है सर। 2 दिन से तो मौसम बहुत अच्छा लाहौर का। फंबल क्यों होना शुरू हो गया आप? 2 फंबल दिन कहाँ से से हो रहा है? बस आपको लगता है आपको सुनता भी ऐसे ही जैसे आप बोल रही हैं। अच्छा, इरफान जैसा लड़का जो होता है ना, मेरे अच्छा लिए भी हंसता- लड़की चाहिए। नहीं अच्छा हंस रहे हो, बात तो पूरी सुनो। अच्छा हंस रहे हो माशाल्लाह। ये हर खानदानी शादी में नागिन डांस जरूर करते हैं। अच्छा करते हो माशाल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे हम कहाँ है बाबर? विनर का भी हम अपना ओके, मैं announce समझ तो करते आपकी हैं। बात की हानि नहीं, तो मैंने शायद पहले मैं इजाजत ले ली। इनका ऑफलाइन का टाइम हो गया, मुझे जाना चाहिए। हाँ यही भी कह रहे हो गया है, और उसके साथ साथ हम अपने लकी विनर का नाम भी अनाउंस करना चाहेंगे। फैसल रशीद फ्रॉम जंग आज के हमारे लकी विनर हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो फैसल रशीद साहब। बिल्कुल, और आप सबसे ज्यादा चाहते हैं जी। बहुत सही शुक्रिया जवाब रमीज तो भाई कह रहे का हैं, बता दें। जवाब। Oh my God. शाहिद खान अफरीदी इज द शाहिद राइट अफरीदी, आंसर। यस, और आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिए, बल्कि कल 5 बजे भी 5 बजे भी मुलाकात होगी। आपकी और इरफान जहीर साहब की और बाजवा साहब की मुलाकात होगी, और हम सब से आपकी मुलाकात होगी कल 11:03 ओनली ऑन सोनो न्यूज। और आपसे ज्यादा चाहते हैं जी। Bye, bye. पाकिस्तान जिंदाबाद।